हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखने वाले हैं। संविधान में जो भी किए गए हैं, इंपॉर्टेंट जो भी हैं, एग्जाम में पूछने के चांसेस उनके रहते हैं जो ज़्यादा, उन सबको देखेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। संविधान में मेंशन कहाँ किया गया है, तो संविधान में प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 368 के तहत कि संविधान में कुछ भी चेंजेस अगर करने हैं तो पूरी प्रोसीजर क्या हो सकती है, कैसे कैसे कर सकते हैं, ये इस आर्टिकल के तहत बताया है। और किसके पास पावर है संविधान में संशोधन करने की, ये पावर दी गई है पार्लियामेंट के हाथों में। 3 कैटेगरीज बताई हैं अमेंडमेंट्स के लिए। पहली कैटेगरी है जिसमें सिंपल मेजॉरिटी के तहत अमेंडमेंट किया जा सकता है, जैसे कि किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, किसी स्टेट में विधान परिषद का गठन अगर करना है, तो ये सारी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू की जा सकती हैं। फिर दूसरा तरीका है, दूसरी कैटेगरी है स्पेशल मेजॉरिटी की। पार्लियामेंट में संविधान संशोधन बिल जब भी लेकर आया जाएगा तो उसे पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, तब जाके ही वो एक्ट बनेगा और संविधान में उस तरह का चेंज किया जाएगा। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स या फिर DPSP, इनमें कुछ चेंजेस करने हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर तीसरी कैटेगरी आती है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, साथ में स्टेट्स के द्वारा रेटिफिकेशन होना चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट्स के द्वारा। जब कुछ बड़े चेंजेस करने हैं, जैसे प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में है या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वहाँ पर फिर इस तरह के मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए, स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो मेंशन की गई हैं संविधान संशोधन को लेकर। डिपेंड करता है कि कोई कितना सीरियस मैटर है जो चेंज करना है संविधान में। अगर ज़्यादा सीरियस है तो उसके लिए ज़्यादा फिर लंबी प्रोसेस है। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें चेंजेस करनी है तो वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू या फिर स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू हो सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम सर के द्वारा कही गई ये कोट एक दी गई है, सक्सेस इज़ व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ। आगे क्वेश्चंस पर आते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन क्या है, ये क्या होता है? संविधान में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना, अ मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 में इस मॉडिफिकेशन के बारे में प्रोसीजर्स दिए गए हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 368, तो यहाँ ऑप्शन भी करेक्ट है। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली हैव। करेंटली कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं संविधान में, ये 105 हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ लास्ट के जो 5 अमेंडमेंट हुए हैं उनका दिया गया है 100th जो हुआ था 2014 में हुआ था, 101वां संविधान संशोधन 2017 में, जिसके तहत GST को लागू किया गया है। फिर 102nd हुआ 2018 में, 103rd 2019 में, 104th 2019 में और 105th अमेंडमेंट भी 2019 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 अबाउट। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, संविधान लागू होने के 1 साल बाद। और ये किस बारे में था? लैंड रिफॉर्म्स के लिए ये संविधान संशोधन किया गया था। इट डेल्ट विद लैंड रिफॉर्म, एडेड आर्टिकल 31A एंड 31B एंड प्लेस्ड लॉज इन द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल शामिल किया गया था संविधान में पहले संविधान संशोधन के ज़रिए, और लैंड रिफॉर्म्स के लिए शेड्यूल शामिल हुआ था। इसकी कहानी मैं कई बार बता चुकी हूँ, ब्रीफ थोड़ा सा दे देती हूँ। शुरुआत में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा फंडामेंटल राइट था। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब है जिसको जितना चाहे, वो सबका अधिकार है कि वो जितनी चाहे प्रॉपर्टी उतनी रख सकते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था, लैंड रिफॉर्म्स लागू किए जा रहे थे, क्योंकि कुछ ज़मींदार ऐसे थे जिनके पास बेतहाशा ज़मीनें थी और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था, गरीबी में जी रहे थे। तो सरकार ने फिर लैंड रिफॉर्म्स करने शुरू किए, जिसके तहत काश्तकारी और भूमि चकबंदी जैसे कुछ सुधार किए जा रहे थे। अब इसमें क्या होता था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीनें हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लिमिट तय कर दी गई कि इस लिमिट से ज़्यादा जिसके पास होगी वो उन्हें अपनी ज़मीनें सरकार को सौंप देनी है। फिर सरकार उस ज़मीनों का क्या करेगी, उन ज़मीनों को ऐसे लोगों को बांट देगी जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो अब ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा था। हमारा एक तो अधिकार है, प्रॉपर्टी जितनी भी चाहे हम रख सकते हैं, दूसरी तरफ सरकार लिमिट रख रही है, तो अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में लोग फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे, क्योंकि हमारा आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अब जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनकी ज़मीनें छिन रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे कि ये तो हमारा हनन हो रहा है। तो फिर ऐसे में पहला संविधान संशोधन लाके 9th शेड्यूल लाया गया, जिसमें ये बोला गया कि जो भी टॉपिक 9th शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे उन टॉपिक पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट उन टॉपिक्स पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो अभी लैंड रिफॉर्म वाला जो मुद्दा है ये 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो लैंड रिफॉर्म लागू करने के लिए सरकार
हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का अगर हनन भी करती है तो वो कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसमें फिर कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, ये पूरी स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इस संविधान संशोधन के जरिए किए गए थे। जैसे कि यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं। 11 नवंबर 1976 को ये एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। इसके तहत हमारी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे संविधान में है पार्ट 4A में, वो भी इसी संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट इज़ नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कौन सा अमेंडमेंट है? ये है 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1985 में ये अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, जिसके तहत 10th शेड्यूल जोड़ा गया संविधान में। इस 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की गई है। हिंदी में इसे बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। अब इसके पीछे भी छोटी सी कहानी है कि क्या हो रहा था उस टाइम पर। 1975-80s के टाइम पर ये बहुत होने लगा था कि जो उम्मीदवार होते थे, पहले किसी एक पार्टी से वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते, उसके बाद वो फिर पार्टी चेंज कर लेते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ, एक नेता थे जिनका नाम था गया राम, उन्होंने कुछ महीनों के अंदर ही कई बार पार्टी चेंज की। पहले एक पार्टी में गए, फिर दूसरी में गए, फिर वापस उसमें गए, फिर वापस उसमें गए। तो उन्हीं के नाम पर एक आया राम गया राम का जुमला एक बहुत फेमस हो गया था उस टाइम पर। तो इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि इंस्टेबिलिटी बहुत हो रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि अब मान लीजिए एक पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, जैसे अभी सरकार बनाने के लिए 272 सीट्स इतनी चाहिए। अब ये 272 जिन्होंने सरकार बनाई है मिलकर, इनमें से 15 लोग जो हैं वो उन्होंने दल बदल लिया अपना, पार्टी चुनाव जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले गए। तो अब ये सरकार गिर जाएगी, दूसरी सरकार बनेगी। फिर से अगर ये कहीं और चले गए तो वो भी गिर जाएगी, फिर दूसरी बनेगी। तो इसलिए इंस्टेबिलिटी बहुत देखी जा रही थी, जिसमें सुधार करने के लिए ही एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 52nd अमेंडमेंट के जरिए 1985 में, जिसमें 10th शेड्यूल संविधान के अंदर शामिल किया गया। और इसमें बोला गया कि जो भी ऐसा व्यक्ति करता है कि कोई भी उम्मीदवार है, जीतने के बाद अगर वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो MP या MLA नहीं रहेगा। ठीक है, जो उसकी जीत है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स संविधान में आर्टिकल 102 का क्लॉज 2 और 191 का क्लॉज 2 यहाँ पर दिए गए हैं। MP के लिए 102 में और MLA के लिए 191 में। एंटी डिफेक्शन लॉ किन पर लागू होता है? तो ये इलेक्टेड मेंबर्स पर लागू होता है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स पर होता है और नॉमिनेटेड मेंबर्स पर होता है। एक्सेप्शंस कौन है इसके लिए? स्पीकर या फिर चेयरमैन इसके लिए एक्सेप्शन है। और अगर 2/3 मेंबर्स ऐसे हैं जो किसी और पार्टी में चले जाते हैं या फिर कोई नई पार्टी फॉर्म कर लेते हैं अलग होकर, तो उसको भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नहीं माना जाता है। अब एक ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? लोकसभा में वो स्पीकर है, राज्यसभा में चेयरमैन है और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर होता है। वो डिसाइड करता है अगर कोई भी ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन उठता है तो ये है सारा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। 21 साल से कम करके 18 साल वोटिंग एज कब की गई थी? 61st अमेंडमेंट किया गया था 1988 में, जिसके तहत ये किया गया। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992? 73वां संविधान संशोधन 1992, इसका पर्पस क्या था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड करना। DPSP का आर्टिकल 40 जो है, इसमें पंचायत के बारे में बात की गई है। लेकिन ये जो 40 था आर्टिकल संविधान में जो शुरू में दिया गया था, इसमें संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। राज्यों से ये उम्मीद की गई थी संविधान निर्माताओं के द्वारा कि वो खुद से ये काम करेंगे कि पंचायत का गठन समय समय पर करते रहेंगे नियम के अनुसार। पर फिर जब देखा कि ऐसा नहीं कर रहे हैं राज्य, कहीं पर पंचायत एक बार गठित हुई उसके बाद हुई ही नहीं, कहीं पर एक बार चुनाव हो गए बस फिर वही पंचायत काम कर रही है, कहीं पर है ही नहीं कुछ पंचायत जैसा सिस्टम। तो ये सब देखते हुए फिर बाद में 73rd अमेंडमेंट लाया गया 1992 में और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर एक सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया, 3rd लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें रूल्स रेगुलेशन सब बता दिए गए, सारा प्रोसीजर बता दिया गया और प्रॉपर फिर इसको लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट एक्ट इज़ रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST से रिलेटेड है। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में इसे लागू किया गया था। विच अमेंडमेंट एडेड द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है
और ये कब किया गया है, ये 86th अमेंडमेंट किया गया था संविधान में उस टाइम पर 2002 में। राइट टू एजुकेशन के लिए आर्टिकल 21A शामिल किया गया। विच अमेंडमेंट इज़ नोन फॉर अबॉलिशिंग द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी मैंने बताया हमारा एक फंडामेंटल राइट था, शुरू में 7 फंडामेंटल राइट थे जिनमें से एक ये था। इसको अबॉलिश कर दिया गया फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से और एक लीगल राइट बना दिया गया, एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। कब किया गया था ये? 44th अमेंडमेंट के ज़रिए 1978 में। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसी एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ये था 89th अमेंडमेंट 2003 में किया गया था, जिसके ज़रिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। अब देखिए पहले भी ये संस्था थी, इस तरह की बॉडी पहले भी मौजूद थी, लेकिन पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब ये एक में ही थे। 2003 में दोनों को अलग अलग करके अलग अलग बॉडीज़ बना दिया गया। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और अलग से एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। कब किया गया था? 89th अमेंडमेंट के ज़रिए 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट एक्ट इज़ रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। NJAC का गठन 99th अमेंडमेंट 2014 में किया गया था, जिसके ज़रिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का गठन किया गया था। ये कमीशन गठित किया गया था ताकि जजेस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक प्रोसेस बताए और ये कमीशन जो है वही अपॉइंटमेंट करे। लेकिन फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये पसंद नहीं आया और आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड कर दिया था। ठीक है, तो आज के टाइम पर NJAC ये संस्था काम नहीं कर रही है। कोलेजियम सिस्टम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का चुनाव होता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है कौन से संविधान संशोधन के ज़रिए किया गया? तो ये 103rd अमेंडमेंट है, 2019 में किया गया था। एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दोनों में ही EWS के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है इसके ज़रिए। विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सहकारी समितियों का कॉन्सेप्ट संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया 97th अमेंडमेंट के ज़रिए 2011 में। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नाम से एक अलग चैप्टर डेडिकेट कर दिया गया संविधान में और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन करना हमारा एक फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया। विच अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉड चेंजेस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ इन लोकसभा। अब देखिए लोकसभा में रिजर्वेशन दिया जाता है SCs को, STs को और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे संविधान में प्रेसिडेंट के द्वारा। तो लास्ट टाइम 95th अमेंडमेंट हुआ था जिसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए 2 मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया था। मतलब संविधान में ना यही होता है कि हर 10 साल के लिए अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन बढ़ा देते हैं SC ST एंग्लो इंडियन सब के लिए। फिर 10 साल बाद जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो फिर से बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 95th अमेंडमेंट जो था 2009 में, ये एंग्लो इंडियन का जो टर्म था फिर से 10 साल के लिए रिजर्वेशन का, वो बढ़ाने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। फिलहाल याद रखिएगा कि एंग्लो इंडियन को किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आगे उसको बढ़ाया नहीं गया है, रोक दिया गया है 2020 में। विच अमेंडमेंट एक्ट अलाउड फॉर द मर्जर ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये दोनों हमारी यूनियन टेरिटरीज थी अलग अलग, दादर नागर हवेली और दमन और दीव। अभी रिसेंटली इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और हमारा 100th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2015 में, इसके ज़रिए ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी को सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। विच अमेंडमेंट इज़ नोन फॉर एक्सटेंडिंग रिजर्वेशंस इन लेजिस्लेचर्स फॉर SCs एंड STs। ये हुआ है 104th अमेंडमेंट 2020 में। ये भी वही है, 10 साल के लिए फिर से बढ़ाया गया क्योंकि टर्म ख़त्म हो गया था रिजर्वेशन का, तो फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यहीं पर एंग्लो इंडियन के लिए भी बढ़ाना था लेकिन वो नहीं बढ़ाया गया, तो इसीलिए एंग्लो इंडियन का ख़त्म हो गया है, SC STs का रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया है। तो 104th अमेंडमेंट 2020 ये इसके लिए था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच केस। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कब, कौन से संविधान, कौन से केस के तहत ये जो थ्योरी है या फिर ये कॉन्सेप्ट है ये दिया गया है? तो केशवानंद भारती केस 1973 का जो था, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, मूल संरचना का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, जिसमें बोला गया कि संविधान में जो भी चेंजेस करने हो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखे। ऐसे सिद्धांत जो मूल सिद्धांत हैं, जो आत्मा बनते हैं संविधान की, जो बेसिक हैं,
उनको चेंज नहीं कर सकते, उसके अलावा पार्लियामेंट जो चाहे चेंज करे। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन सी चीज़ों को माना जाएगा ये टाइम टाइम पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज़ मेड नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली को 69th अमेंडमेंट के ज़रिए 1991 में नेशनल कैपिटल रीजन का स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। विच अमेंडमेंट एक्ट लोअर्ड द एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने देख लिया। 61st अमेंडमेंट 1988। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनिशिएटेड, कहाँ इनिशिएट किया जा सकता है संविधान में संशोधन? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। संविधान के आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 में ये चीज़ बताई गई है। विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज के लिए एक ही अमेंडमेंट है, 73rd अमेंडमेंट 1992, जिसके तहत महिलाओं को पंचायत में सीट्स रिजर्व की गई हैं महिलाओं के लिए, 1/3 सीट्स। विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। ये भी हम देख चुके हैं, 86th अमेंडमेंट 2002 का। विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जिस तरह SC और STs के लिए नेशनल कमीशन है, उसी तरह से बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी नेशनल कमीशन बनाया गया है। और ये आर्टिकल अमेंडमेंट जो है 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 का, इसके तहत ये किया गया है। विच अमेंडमेंट एक्ट अबॉलिश्ड द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। ये 44th अमेंडमेंट है 1978 का। और NC/ST ये तो मैंने बता ही दिया था। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 का जो हुआ है, उसके ज़रिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए अलग अलग बना दिए गए हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।